हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बधाइयाँ देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल है और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर चुके होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से किए होंगे, मुझे उम्मीद है। और हमने भी आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड की हैं और साथ ही साथ जो सारथी बैच है उसमें आपको जिन लोगों ने बैच परचेज किया है उनको पूरा पीडीएफ्स और साथ ही साथ उसकी क्लासेस भी अवेलेबल थी। और यूट्यूब पे भी हमने कुछ फ्री की सीरीज कराई थी जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुई होगी। कुछ एक दो क्वेश्चंस मिस्टेक हुआ था तो बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा मिस्टेक था, तो ऑलरेडी मैंने कमेंट में उसको सही कर दिया था, जो भी डाउट था उसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना? जो आपका कल पेपर है, कल आपका पेपर क्या है, 104 है। ठीक है ना? और ये POL 104 है और इसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे भी आप देख लीजिए और इसके साथ ही साथ जो मैंने सीरीज करवा रखा है और आने वाली जो कल सॉरी कल तो आपका एग्जाम ही है, शाम तक आपको और सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसका आप रिवीजन करके फिर वापस अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके कौन कौन से उसको भी कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको एक बार कवर करने के बाद आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है, हु हैज डिमांडेड द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है? किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये समाजवाद, समाजवाद जो है ये संपत्ति की अधिकार की मांग करता है। ठीक है ना? थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मेरे हिसाब से ये समाजवाद होगा। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम लोग गांधीवाद की बात करें तो गांधीवाद क्या कहता है? गांधीवाद बेसिकली अहिंसा की बात करता है। क्या बात करता है? अहिंसा की। और ये जो गांधीवाद है ये कहते हैं, गांधी जी ने ये बात कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अगर पेट भरने के लिए चाहिए तो उसके लिए बहुत कुछ उपलब्ध होता है, लेकिन अगर उसकी लालच को कंप्लीट किया जाए तो एक तरीके से वो जो लालच है उसको कभी कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज है। ठीक है ना? ये गांधीवाद का कहना है। और उदारवाद का कहना ये होता है कि उदारवाद में सभी लोगों के लिए जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वल होने चाहिए। जो समाजवाद है ये बेसिकली मांग करता है, कारण क्या है? जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, समाजवाद का ही एक भाग है। ये जो मार्क्सवाद है समाजवाद का ही एक भाग है जो मार्क्सवाद है। और जो कार्ल मार्क्स हैं ये क्या करते हैं? ये संसाधनों को, इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात करी है, ध्यान दीजिए, इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात करी है। अब आप कहेंगे कि ये वर्ग संघर्ष है क्या? तो वर्ग संघर्ष बेसिकली ये है कि उस समय उन्होंने देखा कि जो 95% लोग हैं ये एक लेबर की तरफ वर्क कर रहे हैं और जो 5% लोग हैं, 5% लोग हैं तो ये क्या करते हैं? ये उद्योगपति हैं या फिर हम कहें कि ये बहुत बड़े लेवल पे हैं। आज भी वर्तमान समय में हमारे यहाँ अगर हम लोग अडानी और अंबानी की बात करें तो देखेंगे कि वो बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग है और बहुत से लोग, जो 95% भारत की जनता है, वो लेबर की तरह कार्य कर रही है। ठीक है ना? तो ये चीज मार्क्स से मिलता है। तो समाजवाद, समाजवाद बेसिकली क्या करता है? सभी लोगों में समान मात्रा में जो रिसोर्सेस हैं उनको डिवाइड करने का वर्क करता है, युक्ति युक्त वर्गीकरण करके। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग समाजवाद के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे आपका गांधीवाद भी दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, इसीलिए मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप समाजवाद के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन मेरा सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपका ये समाजवाद सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसने कहा है राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है? Who said political science beings एंड
एंड्स विथ द स्टेट, ठीक है ना। तो ये कथन गार्नर महोदय के द्वारा कहा गया है। गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य के साथ ही होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है ये है गार्नर महोदय, ऑप्शन नंबर बी गार्नर महोदय। और गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन या फिर राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य के साथ ही उत्पन्न होकर के राज्य के साथ ही समाप्त हो गया। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है ना। तो आज ये क्वेश्चंस, ये जो सीरीज है, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको देखने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि जो पहले हमने लेक्चर्स ले लिया है उसमें से कितने क्वेश्चंस इसमें मैच कर गए हैं और आने वाले एग्जाम में कितने क्वेश्चन मैच हो सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बाबू। तो यहां तक हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, गर्मी भी बहुत है तो थोड़ा सा चलिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ए जो ये जो ग्राहम वाल्स है, जो ग्राहम वाल्स है, ये जो है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है इस पुस्तक के लेखक ग्राहम वाल्स हैं, ठीक है ना। तो ये एक किताब है और किताब के लेखक हैं। ये बेसिकली एक फैक्ट है। तो फैक्ट को आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ना होगा ताकि ये क्लियर हो सके, ठीक है ना। और जहां पे किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा है तो उस कंफ्यूजन को मैं अपने हिसाब से कंप्लीटली क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो एक बार कमेंट करके भी बताइएगा ताकि उस चीज को हम लोग क्लियरफाई कर सके, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं इंग्लिश में भी, इसको देख लीजिए। इंग्लिश में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है। When did the rise of the modern politics in take place, ठीक है ना। तो कब राजनीति विज्ञान का उदय हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो सही हो जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तो उसी के बाद आधुनिक जो राजनीति होती है उसकी प्रारंभ होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो इसी के बाद शीत युद्ध का भी प्रारंभ हो जाता है, शीत युद्ध का प्रारंभ, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके, याद रखते चलिए क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर, हुज स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कैटलिन महोदय का है। यह कथन किसका है? कैटलिन महोदय का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कैटलिन महोदय हैं ये कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यानी कि राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो शक्ति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर हमें राजनीति करना है तो उसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि जो कैटलिन महोदय हैं इनका कथन है कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट डज पोलिस, यहाँ पे पोलिस होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट डज पोलिस मीन इन ग्रीक, यूनानी में पोलिस शब्द का क्या अर्थ है। तो यूनानी में जो पोलिस शब्द होता है उसका अर्थ हमने बताया था नगर राज्य, नगर राज्य। उस समय में जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उस समय नगर और राज्य कहा जाता था। पोलिस से ही निकला है पॉलिटिक्स शब्द। और पोलिस का जो अर्थ होता था वो होता था जो नगर या फिर राज्य, ठीक है ना। नगर और राज्य दोनों होता था। इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का आपका क्वेश्चन क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है?
उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन और आंसर है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यानी कि सिटी और स्टेट, नगर और राज्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन है रिपब्लिक, रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक किसकी रचना है? तो रिपब्लिक जो है प्लेटो महोदय का रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये किताब है और किताब और लेखक को मैच कराइए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, किताब लिख लीजिए, किताब के सामने ऑथर को याद करके लिखिए, या फिर ऑथर का नाम लिख लीजिए, किताब उसके सामने जो है कौन सी किताब उसने लिखी है उसको याद करके आप लिखिए। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीके अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिटेंस ऑफ द प्रिंस बुक, जो द प्रिंस बुक है, ठीक है ना, द प्रिंस बुक, ये जो किताब है, पुस्तक है, इसकी रचना किसने करी है? तो इसकी जो रचना की है वो जो है मैकियावेली ने की। ठीक है ना, किसने की है? मैकियावेली ने की। ठीक है, जो मैकियावेली हैं इन्होंने द प्रिंस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की है, और ये जो मैकियावेली हैं ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के, आधुनिक आधुनिक राजनीति राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। और आधुनिक राजनीति में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने ही किया था, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैकियावेली, मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी कौन सी? द प्रिंस। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वर्ग संघर्ष के बारे में अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, समाजवाद को लेकर। समाजवाद, समाजवाद, जो समाजवाद था इसमें संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि 95% लेबर थे और 5% पूंजीपति थे, और इसको ही क्लियरिफाई करने का काम किया था मार्क्स महोदय ने। किसने? मार्क्स महोदय ने। ठीक है ना, और मार्क्सवाद जो है समाजवाद का ही एक रूप है। समाजवाद का मतलब होता है समानता। ठीक है ना, तो ये चीज है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था कार्ल मार्क्स महोदय। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हु इज द रिलेशन ऑफ द थिंकर फोर पिलर स्टेट? चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया से। ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है चौखंबा राज्य का जो विचार है उसको प्रतिपादित किया गया, उसकी धारणा दी गई थी, उसका जो विचार है उसका समर्थन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ पे? उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी चैप्टर्स इन मनुस्मृति? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में टोटली 12 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो मनुस्मृति किताब है इसकी रचना मनु ने की है, मनु ने, और यह एक प्रकार की विधि से संबंधित किताब मानी जाती है। ठीक है ना, और भारत में इसको लागू किया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, 12 अध्याय इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश में भी 12 चैप्टर। ठीक है ना, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है ना, चलो
यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है? Which among the following is the not an essential conditions of democracy? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका है, ये जो है क्या है, अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता भी हमारे देश के लिए सभी नागरिकों के बीच में अनिवार्य है, और समानता है, ये भी सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, और न्यायपालिका की स्वतंत्र होना बहुत ही अनिवार्य है। तीनों के तीनों चीज अनिवार्य है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नहीं है में पूछा था, ये भी आपको याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन नहीं है या फिर है में पूछता है, तो नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी जो सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान की? प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी एंड कन्वेंशनल इक्वलिटी। ठीक है ना, तो ये है रूसो महोदय। ठीक है, कौन है? रूसो महोदय। रूसो महोदय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। यहाँ पे जो रूसो महोदय हैं, इन्होंने प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता की बात करी है। बात करी क्या है? इन्होंने पहचान करी है। ठीक है ना, और ये जो हाफ्स, लाक और रूसो को मैंने बताया है आपको कि ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, प्रकृति से संबंधित है। ये तीनों के तीनों उसी सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। और ये जो है प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता की पहचान किसने की थी? तो ये की थी रूसो महोदय ने। किसने की थी? रूसो महोदय ने। और जो रूसो महोदय हैं, इन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ठीक है ना, समान इच्छा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो समान इच्छा है वही वास्तविक इच्छा भी है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया है और क्यों किया है, कैसे किया। ठीक है ना, तो आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन था, उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जे रूसो है। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं है या है में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नॉट या फिर जो नॉट नहीं होता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो ध्यान दीजिए, सुकरात भी यूनानी थे, प्लेटो भी यूनानी थे, अरस्तु भी यूनानी थे। जो मैकियावेली हैं, ये यूनानी नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली सही हो जाएगा। ये जो मैकियावेली थे, ये यूनान के नहीं थे, ये यूनान से संबंधित नहीं थे। ठीक है ना, 14 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, इंग्लिश में भी आपने देख ही लिया होगा, इसमें बताना भूल गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सॉरी किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। हु इज द कंसिडर्ड ऑफ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं, हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु महोदय ने पुस्तक भी लिखी थी, और इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है? पॉलिटिक्स है इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है ना, और दूसरी बात, इन्होंने अधिपति विज्ञान भी राजनीति विज्ञान को कहा है, अधिपति विज्ञान। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान भी माना है, सर्वोच्च विज्ञान। ठीक है ना, और इन्होंने राजनीति को राजनीति न मान करके विज्ञान माना है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये दो चार कथन है जो अरस्तु से संबंधित है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की थी। प्लेटो फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ द आइडियल स्टेट। आपका सही आंसर हो जाएगा 5040। 5040 जो संख्या है, 5040 जो संख्या है, ये किसके अनुसार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्लेटो ने बताया कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य का क्या मतलब होता है, आदर्श राज्य का मतलब कि एक फिक्स अच्छा राज्य, ठीक है ना, उनके हिसाब से एक बढ़िया राज्य, जो अच्छा राज्य होता है उसे आदर्श राज्य कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि कोई भी एक अगर राज्य है तो उसमें अधिकतम जो जनसंख्या है वो 5040, ऑप्शन नंबर बी 5040, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। इससे ज्यादा जनसंख्या अगर हो रही है तो वहां पे एक तरीके से कहें तो हर प्रकार की समस्याओं का क्रिएशन होने लगेगा, हर प्रकार की समस्या वहां पर देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को जो कार्य हैं या फिर एक दूसरे के जो हक और अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 5040 जनसंख्या होनी चाहिए एक आदर्श का। ठीक है, चलें, तो ये हो गया। अब 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया है। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया है, मैकियावेली। मैकियावेली जो है इन्होंने यूज किया है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना है आपको कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो फादर हैं वो यही माने जाते हैं, मैकियावेली। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों फैक्ट और जो है और ये जो क्वेश्चन है इसको आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो ये जो फैक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर ये किताब से संबंधित। देखिए एक बात और आपको याद रखना है, एक तरफ आप लिख लीजिए किताब, एक तरफ आप लिख लीजिए किताब और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए लेखक। ठीक है ना, लेखक, बुक और ऑथर। ठीक है ना, ये दोनों आप लिख लेंगे, या किताब लिख लीजिए उसके सामने ऑथर का नाम लिखिए, या फिर जो ऑथर लिख लीजिए ऑथर के सामने किताब का नाम लिखिए। अगर इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस किताब के साथ उस ऑथर का लिंक बन जाएगा आपके दिमाग में, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखते ही आप उसको सही कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किताब को इसी तरीके से याद किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है, या फिर किसका पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लॉर्ड ब्राइस है, लॉर्ड ब्राइस सही आंसर हो जाएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसके पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं। द बुक मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय हुम, किसके द्वारा लिखा गया, तो हो जाएगा आपका सही आंसर ब्राइस महोदय। ठीक है ना, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कह रहा है सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंध माना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। सीले हैज द एसोसिएट पॉलिटिकल साइंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा व्यक्ति, तीसरा सरकार और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो राज्य है, व्यक्ति है, सरकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये चार ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, तो जब वो अपनी परिभाषा देते हैं, जब वो अपनी परिभाषा देते हैं तो उसमें उनके विचार से ये क्लियर हो जाता है कि वो किससे संबंधित अपने आप को कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे राज्य से संबंधित जो प्लूटो हैं, राज्य से संबंधित जब उन्होंने जनसंख्या की बात करी, तो जनसंख्या की बात करी उन्होंने, तो जनसंख्या में उन्होंने बताया कि 5040 जो है जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार।
क्या हो जाएगा, सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है यहाँ पे कथन एक बार देख लीजिए, सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किसी से संबंध माना है। तो जो सीले महोदय हैं वो राजनीति को सरकार से संबंधित माना है। इन्होंने कहा है कि अगर हम राज्य का अध्ययन करें तो राजनीति नहीं है, जब हम सरकार का अध्ययन करेंगे तो राजनीति कहलाएगा। तो ये सीले का कथन है। 19 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सीले इक्वल टू सरकार, सीले इक्वल टू सरकार ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि सीले महोदय ने सरकार के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मतलब सरकार को ही ज्यादा से इंपॉर्टेंस दिया है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, चलें अब हम लोग बढ़ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के पास। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज गिवन बाय हुम। तो यहाँ पे हम लोग गार्नर महोदय को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गार्नर महोदय को क्यों देखेंगे और इनको क्यों सही मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि राजनीति का प्रारंभ, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ प्रारंभ राज्य के साथ ही होता है और राज्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, और ये सही है। अगर राज्य नहीं है, जब राज्य होगा तभी तो उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तब राज्य का अध्ययन करेंगे तो राजनीति होगा। और जैसे ही राज्य समाप्त हो जाएगा वैसे ही राजनीति का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब राज्य नहीं रहेगा तो हम लोग राजनीति कहाँ करेंगे। ठीक है ना, इनका कथन सबसे बेस्ट माना गया है और कहा गया है कि जो राजनीति, इनका कथन ये कहता है कि जो राजनीति शास्त्र है उसका प्रारंभ और अंत दोनों राज्य के साथ ही होता है। ठीक है ना, यानी कि राज्य जब उभर गया तो राजनीति शास्त्र उभर गया, राज्य खत्म हुआ तो राजनीति शास्त्र भी खत्म हो गया। ठीक है ना, तो यही इनका कथन है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चले अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है, संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है, तो ये राज्य का आवश्यक तत्व है। देखिए राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं, राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला जो तत्व है तो एक क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होने के साथ साथ जनता होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए, और सरकार के पास अपनी संप्रभुता भी होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रभुता, क्लियर है, प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। इस क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से ही हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हो जाएगा दैवी थ्योरी। ठीक है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा दैवी थ्योरी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दैवी दैवी थ्योरी क्यों हो जाएगा, क्या कारण है कि दैवी थ्योरी को हम लोग सबसे प्राचीनतम मानते हैं। कारण यह है कि इसके देखिए इसके बाद आया सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है ना, ये जो दैवी सिद्धांत है इसके बाद सामाजिक समझौता सिद्धांत है। ठीक है ना, प्राकृतिक सिद्धांत आया, प्राकृतिक सिद्धांत में ही सामाजिक समझौता सिद्धांत आ गया। तो जो दैवी सिद्धांत है ऐसा माना गया उस समय जब व्यक्तियों के पास जब नॉलेज हुआ, जानकारी हुआ, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे आखिर बना होगा, आखिर हम लोग कैसे यहाँ उत्पन्न होकर के आ गए होंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब एक देवताओं की कल्पना की या फिर देवी की कल्पना की या फिर एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जो राज्य को बना दी हो। ठीक है ना, इस तरीके से दैवी सिद्धांत को सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द रेनवेंट बुक ऑफ हॉब्स इन विच ऑफ द एक्सप्रेस्ड सोशल कॉन्टेक्ट व्यूज। ठीक है ना, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेवियाथन। ठीक है ना, हॉब्स की जो पुस्तक है वो हो जाएगी लेवियाथन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो की है, और जो आपका ये द प्रिंस पुस्तक है ये मैकियावेली की है, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये पुस्तक रूसो महोदय की है। तो मैं इसके सामने लिख दे रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिख लीजिएगा आप भी। जो द प्रिंस है ये मैकियावेली की है, इसकी है मैकियावेली। ठीक है,
और उसके बाद जो रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो की है, किसकी है? प्लेटो की। और जो लेवियाथन है ये हाफ्स की है, ठीक है। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ये रूसो महोदय की है, रूसो महोदय। तो ये भी आपको याद रखना। नीचे फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये पहले इसे आप लिख लें, इससे पहले आप लिख लें, अगर चाहे लिख रहे हैं तो लिख लें, ताकि हम या फिर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। अब हम लोग पहुंचते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना किसने की है, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो, ठीक है ना। रूसो जो है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो, ठीक है ना। तो फिर वही बात कि ये बुक है, तो आपको जानते ही हैं, कई बार बता चुके कि बुक के साथ आपको क्या करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबर शब्द से लिबर्टी शब्द बना है, लीबर शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। जो लीबर है, लीबर जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है ना। लिबर्टी शब्द से बना है और ये लैटिन भाषा का ही शब्द है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता का अतिशासन का विलोम कहता है, ठीक है। 26 नंबर को जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉल लिबर्टी देन एंटोनमीज ऑफ ओवर रूल्स, ठीक है। निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहते हैं? तो जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, सीले महोदय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीले महोदय। सीले महोदय के द्वारा ही ये कहा गया है कि जो स्वतंत्रता है, 26 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो स्वतंत्रता है ये अतिशासन का विलोम कहलाता है। अतिशासन का मतलब क्या होता है? अतिशासन का मतलब होता है, अतिशासन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियोस में इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने पहले कवर किया है। अतिशासन का मतलब होता है निरंकुशता, निरंकुशता, ठीक है ना। और निरंकुशता जब होती है तो स्वतंत्रता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं हम लोग। तो जो निरंकुश शासन होता है वहां पे स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहा जाता है। यानी जहां स्वतंत्रता होगी वहां अतिशासन नहीं होगा, और जहां अतिशासन होगा वहां स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ये कथन है सीले महोदय का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सीले महोदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? इक्वलिटी में, इक्वलिटी इन सोसाइटी मीन्स लैक ऑफ, ठीक है ना। तो जो विशेषाधिकार है, जहां देखिए जहां पे समानता होगा, ठीक है, वहां पे विशेषाधिकार नहीं होगा। जहां पे समानता होगा वहां पे विशेषाधिकार किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इसीलिए आपका 27 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पे जिस समाज में समानता का वो है, ठीक है ना, वहां पे विशेषाधिकारों का तुरंत ही अभाव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? देखिए ध्यान से कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। अब आपको यहाँ पे समझना है, जो इंग्लैंड है, कनाडा है, भारत है, जापान, ठीक है ना, ये सभी के सभी लगभग क्या है, ये संसदीय शासन जो है यही है, ठीक है ना। लेकिन जो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड से अब भारत में देखिए, भारत में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलता है भारत में कौन सा शासन,
संसदीय शासन, संसदीय शासन जो है भारत में जितना बेहतरीन तरीके से आज वर्तमान समय में लोकतंत्र में चल रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से कहीं भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये आया कहाँ से है, ये आया है इंग्लैंड से, ठीक है ना। लेकिन जब हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे तो उनमें हमने आपको बताया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था विदेशों से, प्रावधान है जो लिए गए थे, तो ऐसा नहीं था कि एज इट इज जो वहाँ पे प्रावधान था उसी को हमने ले लिया, बल्कि जो हमारे समाज में, जो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जो फिट बैठता था उसी प्रावधान को हमने लिया और मॉडिफाई करके लिया। ऐसा नहीं कि जो वहां पे था वही चीज हमने मॉडिफाई करते हुए हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का जो संसदीय सरकार का व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से निकल करके आया, तो ये इंग्लैंड से निकल करके आया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, भारत के ही साथ रहना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये अमेरिका से ही है, अमेरिका आज भी आप देख रहे हैं वहां पे अध्यक्षात्मक जो है प्रणाली है, और वहां पे अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष ही रियल और जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका वास्तविक पावर भी जो रियल शक्ति होती है अध्यक्ष की, और जो एक तरीके से देखिए दो प्रकार की शक्ति है, एक होती है वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, ठीक है ना, और एक होती है जो किताबों में लिखी हुई होती है, ठीक है ना, व्यवहारिक और सिद्धांतिक, ठीक है ना। तो वास्तविक को हम लोग कह सकते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक, ठीक है, और एक हम लोग कह सकते हैं सैद्धांतिक, सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक में क्या है, सैद्धांतिक में यह है कि ये किताब में लिखी हुई है, ठीक है। तो जो सैद्धांतिक है और जो व्यवहारिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्यवहारिक शक्ति और सैद्धांतिक शक्ति अमेरिका में दोनों ही राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इंडिया की बात करें तो वास्तविक शक्ति पीएम में होता है, प्रधानमंत्री में, ठीक है ना, और सैद्धांतिक शक्ति ये प्रेसिडेंट में होता है। बात समझ में आ गई, यही दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक है। चलिए ये हो गया 29 नंबर का क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। तो संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का कहने का मतलब क्या है, नाम मात्र का कहने का मतलब यह है कि इसके पास सिर्फ ताकत होती है किताबी में, कह सकते हैं हम लोग किताबों में, सिद्धांत में जो किताब लिखी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें राष्ट्रपति को खूब पावरफुल बनाया गया कि राष्ट्रपति इतने पावरफुल है। लेकिन वास्तव में यदि बात करें तो राष्ट्रपति की शक्ति का जो रियल प्रयोग है वो कौन करता है, जो रियल यूज है कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री कहता है कि देखिए इस पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए, ये काम हो गया, हम करवा ले रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति कहते हैं अच्छा हस्ताक्षर करना है, चलो कर देते हैं, बात खत्म है। ऐसा भी नहीं है कि वो रोक पाएंगे, रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम मात्र के रह जाते हैं, ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा ही देखने को मिलता है भारत में, ठीक है ना। चले, भारत में नहीं बल्कि जितने भी संसदीय प्रणाली होते हैं लगभग सब में देखने को यही मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे तो इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो जो 31 नंबर का क्वेश्चन है यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केसी वियर जो है, केसी वियर कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। यह कथन किसका है, भारतीय संविधान जो है अर्ध संघीय है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, संघीय शासन व्यवस्था भी समझ लेते हैं हम लोग। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब देखिए एक संघ होगा और एक अलग अलग प्रांत होंगे, ठीक है। अलग अलग प्रांतों में अपना लोकल गवर्नमेंट होगा। जैसे यहाँ पे यूपी ले लें, यहाँ पे एमपी ले लें, ठीक है, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं। तो ये एक प्रकार का संघीय व्यवस्था बन जाता है और इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन जो केसी वियर महोदय हैं ये कहते हैं भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल होज स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है
तो राष्ट्रपति शासन में जितने भी प्रधानमंत्री या फिर जितने भी लोग होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होते हैं, उन सभी का शासन व्यवस्था खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति डायरेक्ट वहां पे शासन करने लगता है। तो उस समय जो शासन व्यवस्था हो जाती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली वहां पे शासन करने लगता है। ठीक है ना। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान या फिर कैसिवियर इसीलिए बोले हैं कि जो भारतीय संविधान है ये अर्धसंघीय है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है मताधिकार का अर्थ। तो मताधिकार का जो अर्थ होता है ये उपरोक्त सभी होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? उपरोक्त सभी अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मत देना। यस, ये हम लोग करते भी हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं मत दे करके। स्वेच्छा अनुसार मत देना, जी ये भी सही है। और मत देना मतलब मत देना ही होगा, तभी तो हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोन ऑफ द फादर ऑफ लिबरलिज्म? ठीक है ना। तो जो लिबरलिज्म है इसके जो जनक हैं वो बेंथम महोदय हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बेंथम महोदय को उदारवाद का जनक कहा जाता है, या फिर लिबरलिज्म का जो फादर्स हैं वो हम लोग कह सकते हैं बेंथम महोदय को। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेसेस फेयर शब्द किस भाषा का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंच। अब यहाँ पे आप समझिए जो फ्रेंच है यहाँ से निकला हुआ लेसेस फेयर, और इसका जो अर्थ होता है जो है वही रहने दो। ठीक है ना, छोड़ दो, ऐसा इसका अर्थ होता है, छोड़ दो, जो है वही रहने दो। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है वही रहने दो या फिर छोड़ दो, ये किस शब्द से निकला हुआ है? तो ये आपका लेसेस फेयर से निकला हुआ उसी का अर्थ है। और ये कहाँ का वर्ड है? ये फ्रांस का वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर का क्वेश्चन है उदारवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो उदारवाद पुस्तक के जो लेखक हैं वो बेंथम महोदय हैं। ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया है। बेंथम महोदय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेंथम महोदय उदारवाद पुस्तक के लेखक हैं। फिर वही बात कि ये पुस्तक है तो एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें तो 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इतिहास का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही कंफ्यूजन्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन्स वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इतिहास के दर्शन एक ही पुस्तक नहीं है। ठीक है ना। ये एक ही पुस्तक नहीं है, कहीं पे परमानंद है, ठीक है ना, कहीं पे शर्मा जी है। मतलब ये जो पुस्तक है किस विभाग में किस तरीके से दिया हुआ है इसमें बहुत कंफ्यूजन्स है। ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ पे कांट महोदय के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कांट महोदय के साथ जाना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि हम इसको पूरा क्लियर नहीं करेंगे कि कांट महोदय ही सही है। ठीक है ना। लेकिन तीन चार जगह हमने तीन चार पुस्तकें पढ़ी हैं और तीन चार पुस्तकों में हमने देखा कि कई जगहों पे इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो अलग अलग हैं। कहीं पे परमानंद दिखा रहे थे, कहीं पे कोई शर्मा जी दिखा रहे थे, और कहीं पे यहाँ पे किप्ट महोदय भी कहीं दिखाए हैं, कहीं कहीं पे कांट महोदय की भी चर्चा हुई है। ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, और हर बार ऐसा होता है कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं ही पढ़े गए होते हैं। इसी तरीके के वो सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके हैं, दो ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं आप। हमारे हिसाब से कांट महोदय को आप छोड़ देंगे, इसके साथ जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है ना। कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसके प्रवर्तक जो है वो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को विभाजित किया है। देखिए जो समाजवाद है, ठीक है ना, यही समाजवाद के बारे में दिया था किसने?
कार्ल मार्क्स ने, उन्होंने कहा था 95% और 5%। अब तो आप समझिए गए होंगे 95 और 5 क्या है। इसी को समान मात्रा में लाने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग संघर्ष। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं, अरे 38 नहीं, सॉरी 37 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, विच इज एन एसेंशियल इंटेग्रल्स पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल नहीं, जनता। यहाँ पे जो आपका, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। स्कूल क्या होना चाहिए, दबाव समूह होना चाहिए, जनता होना चाहिए, हित समूह। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता। ठीक है ना। जनता एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त स्कूल, दबाव समूह, ये सब भी जरूरी हैं, ये सब भी जरूरी हैं। हित समूह भी जरूरी है, दबाव समूह भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे होती है जनता। क्योंकि किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में सबसे आवश्यक एलिमेंट्स जो होते हैं वो होती है जनता, जनता, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और सरकार, सरकार, और सबसे लास्ट में आ जाती है प्रभुसत्ता। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है। तो आवश्यक एवं अभिन्न अंग जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जनता। क्योंकि जनता से ही, और अगर इसके बाद की हम लोग बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कूल। अगर इसके बाद की, अगर जनता ऑप्शन में न रहे तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कूल। ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर जनता ऑप्शन में न रहे तो आपका स्कूल सही हो जाएगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द स्टेट एवं द स्टेट, 39 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टेट एवं रिवॉल्यूशंस किसने लिखी है। ठीक है ना। द स्टेट एवं रिवॉल्यूशंस जो पुस्तक है किसने लिखी है। एक बार इंग्लिश में भी हम लोग देख सकते हैं, द स्टेट एवं रिवॉल्यूशंस वाज रिटन बाय। ठीक है ना। तो जो 39 नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन महोदय ने लिखा। लेनिन महोदय ने लिखा हुआ है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशंस। ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी वही है, लेनिन महोदय। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, लेनिन महोदय। तो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इन फील्ड द पॉलिटिकल साइंस, इन फील्ड द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेविड ईस्टन महोदय। ठीक है ना। डेविड ईस्टन महोदय, डेविड ईस्टन महोदय का ये कथन है। ठीक है ना। तो आज आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करा दिया गया है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी ही आपके 2 सीरीज और दिए जाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, काफी लंबा टाइम हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन होगा। साथ ही साथ आपको सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ ढेर सारी। पहला पेपर है, आप जा करके बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो आज फर्स्ट पेपर है, तैयारी बढ़िया हुई होगी उम्मीद करता हूँ। कल ही आपका पेपर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए